बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होता है पॉलिटिकल प्रोसेस इन भारत, इस पेपर को पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये पेपर आपके सामने जो थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का या अन्य कोई सेमेस्टर का अगर आपका पेपर होने वाला है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्यों इसके अंदर अपन पूरा का पूरा जो प्रीवियस जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर यूनिट के हिसाब से उनको देखने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में भी देखेंगे, तो आप बस इस वीडियो में आपको बने रहना है। साथ के साथ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, अपन ने टारगेट ले रखा है 25,000 सब्सक्राइबर को पूरा करने का। और आपको भाई मैं इतनी बार बोलता हूं तो आपको भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। 900 सब्सक्राइबर बाकी हैं जो इस वीडियो को देखोगे। अगर आप इतने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे ना तो अपना काम बन जाएगा। और कर दो भाई, ताकि 5th सेमेस्टर 4th सेमेस्टर आगे आएंगे, उसमें से अगर आप करोगे ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो आपका भी फायदा ही है, कर दो चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो प्रश्न बता रहा हूं इनके सॉल्यूशन कहां पर मिलेंगे ये भी बता। अगर आप इनके सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद में कुछ नहीं करना है, सिंपल फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्या करना है? फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे कोने में सर्च वाला ऑप्शन है और यहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है सिंपल पॉलिटिकल। जैसे सर्च करोगे तो पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। इस पे आप क्लिक करोगे तो सारा का सारा सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। हिंदी मीडियम के नोट्स हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, और नीचे की तरफ आपको इंग्लिश मीडियम के नोट्स है वो देखने को मिल जाएंगे। तो सारे नोट्स फ्री में देखने को मिलते हैं। जाओ और जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई और टेलीग्राम को ज्वाइन। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अब आपके सामने सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो पेपर के अंदर जो एग्जाम पैटर्न है उसके अगर पेपर की बात करूं तो पेपर में आपका पेपर है ये मेजर पेपर होता है। कैसा पेपर होगा भाई? मेजर पेपर होगा। और मेजर पेपर कितने नंबर के होते हैं? 100 नंबर का आपका मेजर पेपर होगा। 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। कितने नंबर का पेपर होगा? 100 नंबर का आपका पेपर देखने को मिलेगा और 40 अंक आपको मात्र पास होने के लिए चाहिए। कितने अंक चाहिए? 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। तो 40 नंबर की आपकी लड़ाई है, आप अच्छे से तैयार कर लेना। साथ के साथ आपका 40 नंबर किस हिसाब से बटे होंगे? सबसे पहले आएगा आपका पार्ट ए, भाग ए। पार्ट ए में क्या होता है भाई? आपके सामने भाग ए में होता है आपके कुल कितने परसेंट देखने को मिलते हैं प्रत्येक यूनिट से? प्रत्येक यूनिट से 2-2 परसेंट देखने को मिलते हैं। सॉरी, पार्ट ए में भाई वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, मैंने गलत बता दिया भाई। 10 प्रश्न आते हैं, 10 के 10 प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। छोटे वाले प्रश्न आते हैं, समझ में आ गया? गांधी जी का विचार पूछ लेगा, सावरकर का सवाल पूछ लेगा। 10 के 10 प्रश्नों का करना आपको अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस हिसाब से आपको 20 नंबर लाने होते हैं। और 2 से 3 लाइनों में आपका इनका सॉल्यूशन देना होता है। 1 से 2 लाइन में मान सकते हो। और इसमें अधिकतर आपको किताब का नाम पूछेगा। महात्मा गांधी की किताब कौन सी है, वीर सावरकर की किताब कौन सी है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है भाई। फिर प्रश्न आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से? जो जिनको बोलते हैं अपन लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और 2 में से कोई आपको जो प्रश्न अच्छा लगता है उस प्रश्न को अच्छे से कर लेना भाई। तो आपको 8 में से कोई 4 प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होता है। इस हिसाब से आपको 40 अंक कुल लाने होते हैं। 40 अंकों में से आपकी अगर बात करें तो 200 शब्दों में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। 200 शब्दों का अर्थ होता है कि आपको कितने पेजेस में? 1.5 पेज में, आगे पीछे का 1 पेज और दूसरे वाला जो आधा पेज है उसको पूरा भरना होता है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। 4 प्रश्न आते हैं, उसमें से कोई 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। 4 में से कितने प्रश्न करने होते हैं भाई? 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। प्रत्येक है आपको 300 शब्दों में उसका सॉल्यूशन बनाना होता है। 2.5 पेजेस में उसका सॉल्यूशन होता है आपके सामने। 2.5 पेजेस को करना होता है। तो कुल जमा अगर आप 15 से ज्यादा पेजेस भर के आते हो तो आपके अच्छे अंक आने की काफी ज्यादा संभावना है। चलिए शुरू करते हैं भाई क्लास को। आपके सामने यूनिट फर्स्ट का जो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो इस पेपर का, एग्जामिन द हिस्टोरिकल ट्रेडिशन एंड द कंटेम्पररी रिलेवेंस ऑफ द स्वतंत्रता अवेकिंग इन इंडिया पॉलिटिक्स। स्वत्व जागरण की ऐतिहासिक परंपरा व समकालीन भारतीय राजनीति में उसकी भूमिका को समझाइए। देखो, स्वत्व क्या होता है? कोई भी व्यक्ति है जब वो खुद को जानता है, अपने बारे में जानता है, उसका जीवन का उद्देश्य क्या होता है, उसके संस्कार बौद्धिकता का क्या मतलब होता है, इसको किसके नाम से जाना जाता है? स्वत्व के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है?
स्वत्व के नाम से जाना जाता है। तो यही प्रश्न आपके सामने, स्वत्व के जागरण की ऐतिहासिक परंपरा क्या है, समकालीन भारतीय राजनीति में इसका क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को कर लेना। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। डिस्कस द सोशल एंड द इकोनॉमिकल डायमेंशन ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी डेमोक्रेसी, हाईलाइट इट्स अचीवमेंट एंड चैलेंजेस। भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक आर्थिक आयामों की विवेचना करते हुए इसकी उपलब्धियों चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। क्या बताना आपको, भारतीय लोकतंत्र में कैसे सामाजिक और आर्थिक जो आयाम है वो उनके आपके सामने विवेचना करनी है और उसकी उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में बताना है। तो क्या भारतीय लोकतंत्र के अंदर समाज में चुनौतियां हैं, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, ये कुछ चुनौतियां हैं, समझ में आ गई। और पिछले अपने भारत लोकतंत्र होने के बाद में, भारत की आजादी के बाद में, लोकतंत्र बनने के बाद में हमने क्या क्या उपलब्धियां ग्रहण की हैं। भाई इतने साल हो गई अपन को लोकतंत्र बने हुए, किसी भी प्रकार लगातार हमारे चुनाव प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत से बदलाव देखने को मिले, लेकिन अभी तक भी लोगों का चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास है। तो ये उपलब्धि है और चुनौतियां हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें। एनालाइज द फैक्टर that have shaped the Indian political system since independence with special reference to the quasi-federalism and the coalition politics। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले प्रमुख कारकों का विश्लेषण कीजिए। मतलब स्वतंत्रता के बाद में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को कौन कौन सी चीजें जिन्होंने आकार देने का काम किया, और आपके सामने अर्ध संघवाद और गठबंधन राजनीति पर विशेष प्रकाश डालना है। किस चीज पे, अर्ध संघवाद क्या होता है आपके सामने और गठबंधन क्या होता है, उसकी राजनीति पर आपको प्रकाश डालना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, समझ में आ गया। स्वतंत्रता के बाद में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने के प्रमुख कारक क्या है और अर्ध संघवाद क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करें। भारत एलिवेट the impact of democratic decentralization in India with the special reference of the 73rd and the 74th constitutional amendment। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रभाव मूल्यांकन की चर्चा कीजिए तथा 73वें व 74वें संविधान संशोधन की संदर्भ में विशेष विवेचना कीजिए। क्या बताना आपको, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, और 73वें व 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में आपको इसको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है, उसका क्या प्रभाव होता है, 73वां व 74वां संविधान संशोधन के संदर्भ में आपको इनको बताना है। अच्छा प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। अगले वाले प्रश्न की बात करें। डिस्कस द डिटरमिनेंट्स ऑफ द वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया एंड एग्जामिन देयर द रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। क्या बताना आपको, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों की चर्चा कीजिए तथा जाति व राजनीति के बीच में अंतर संबंध को बताइए। भारत में लोग मतदान करते हैं तो आपको पता है सीट आवंटन होती है तो जाति के आधार पे, वोट पड़ता है तो जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे। तो कैसे लोगों के जब वोट पड़ता है जाति के आधार पे, किस तरीके से लोगों का मतदान व्यवहार है वो बदलता है, उसके बारे में बताना है। और जातियां किस प्रकार से आपके सामने जो अंतर संबंध रखती हैं लोगों की मतदान प्रणाली के बारे में, उसके बारे में बताना है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करें। व्हाई आर द इलेक्टोरल रिफॉर्म नेसेसरी इन इंडिया, एनालाइज द मेजर सजेशन फॉर रिफॉर्म्स। भारत में चुनावी सुधार की आवश्यकता क्यों है, प्रमुख सुधारात्मक सुझावों का विश्लेषण कीजिए। मतलब भारत में चुनाव में सुधार की आवश्यकता क्यों है, पहले तो ये बताओ, और भारत में कौन कौन से प्रमुख चुनाव में सुधार किए जा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो पहला प्रश्न तो यही है कि भाई चुनाव में सुधार की आवश्यकता क्यों है और वो कौन कौन से चुनाव में सुधार है जो अपन कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना। ये बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है और अभी बता रहा हूं आपको एग्जाम में देखने को ये मिलेगा ये प्रश्न। यूनिट 3 की बात करें। एनालाइज द रोल ऑफ रिलीजन इन द इंडियन पॉलिटिकल एंड क्रिटिकली एग्जामिन द डिबेट ऑन द सेकुलरिज्म। भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका के बारे का विश्लेषण कीजिए तथा धर्म निरपेक्षता पर आपको क्या करनी है, चर्चा करते हुए विमर्श की समालोचनात्मक समीक्षा करनी है। मतलब भारतीय राजनीति में धर्म की क्या भूमिका है ये बताना है। और पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि हम हर धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। समालोचनात्मक समीक्षा करनी है, मतलब कुछ कमियां भी निकालनी है और कुछ आपको बढ़ाई भी कर देनी है थोड़ी थोड़ी। Examine the concept of national integration and discuss the casteism and the lingualism has a major challenge in India। राष्ट्रीय एकात्मकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, जातिवाद तथा भाषावाद इसकी प्रमुख चुनौती क्या है। मतलब
कैसे लोग आपके सामने जातियों के आधार पे और भाषा के आधार पे बढ़ जाते हैं। इस वजह से भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना है, हमारे देश की प्रगति की भावना, वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। इसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अच्छे से करके चले जाना आपको। यूनिट 3 के अगले हम इंपोर्टेंट पर्सन की बात करें। एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ रिलीजन, टेररिज्म एंड नक्सलिज्म इंडियन यूनिटी इन इंडिया। भारत में क्षेत्रवाद, आतंकवाद व नक्सलवाद राष्ट्रीय एकता पर कैसे प्रभाव डालता है, उसके बारे में आपको बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। भारत में क्षेत्रवाद, लोग क्षेत्रीय आधार पर अपने आप को देखते हैं, पूरे राष्ट्रीय एकता की बात नहीं करते हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद कैसे भारतीय राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने का काम करता है, इसके बारे में भी बताना है। अच्छा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, करके चले जाना, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। यूनिट 4 की बात करें। ट्रेस द evolution of the Indian concept of nationalism from the Vedic period to the modern times। वैदिक काल से आधुनिक काल में भारतीय राष्ट्र की अवधारणा के विकास की विवेचना कीजिए। क्या बताना है? वैदिक काल से लेकर अब आधुनिक काल तक भारतीय राष्ट्र की जो विकास की अवधारणा है, उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। अच्छे से करके चले जाना है इसको। कंपेयर द आइडिया ऑफ नेशनल एज ए प्रोफाउंड ऑफ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्रीय अवधारणाओं की तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्या करना आपको? महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के आपके सामने जो विचार है, उसके बारे में आपको बताना है। एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल एज द आर्टिकुलेट बाय द वी.डी. सावरकर एंड एम.एस. गोवालकर एंड द दत्तोपंत तेगड़ी। विनायक दामोदर सावरकर, माधव सदाशिव गोवालकर और दत्तोपंत ठेगड़ी के आपके सामने राष्ट्रीय अवधारणाओं के बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अच्छे से इन सभी प्रश्नों को करके चले जाना। पॉलिटिकल प्रोसेस इन भारत के सभी इंपोर्टेंट